प्यारे बच्चों, आज हम पढ़ेंगे रासायनिक अपक्रियाओं के प्रकार के बारे में। रासायनिक अपक्रियाएं कितने प्रकार की होती हैं? रासायनिक अपक्रियाएं 5 प्रकार की होती हैं। संयोजन अपक्रिया, वियोजन अपक्रिया और विस्थापन या प्रतिस्थापन अपक्रिया, उसके बाद ऊष्माक्षेपी तथा ऊष्माशोषी अपक्रियाएं और ऑक्सीकरण और अपचयन अपक्रिया। इसके साथ ही जो वियोजन अपक्रियाएं ये 3 प्रकार की हैं, ऊष्मीय अपघटन, प्रकाश अपघटन और विद्युत अपघटन। साथ ही विस्थापन और प्रतिस्थापन अपक्रियाएं ये भी 2 प्रकार की होती हैं, एकल विस्थापन और उभय अपघटन क्रिया। इन अपक्रियाओं के बारे में हम लोग अध्ययन करेंगे। आइए हम शुरू करते हैं सबसे पहले संयोजन अपक्रिया से। रासायनिक अपक्रियाओं के बारे में हमने पिछले वीडियो में आपको बताया था क्या होती हैं। यहाँ हम पढ़ेंगे संयोजन अपक्रिया। देखिए, रासायनिक अपक्रिया में आपने ये जाना था कि जब यह 2 या 2 से अधिक अभिकारक मिल करके यौगिक का निर्माण करते हैं, नए उत्पाद का निर्माण करते हैं, तो ये रासायनिक अपक्रिया है। यही अपक्रिया संयोजन अपक्रिया है। क्यों? क्योंकि संयोजन में क्या हो रहा है, यहाँ संयोजन में जुड़ रहा है। अर्थात संयोजन अपक्रिया को यदि हम परिभाषित करें तो वह अपक्रिया जिसमें 2 या 2 से अधिक तत्व या यौगिक संयोग करके एकल उत्पाद का निर्माण करते हैं, संयोजन अपक्रियाएं कहलाती हैं। उदाहरण अगर हम लें, उदाहरण के लिए अमोनिया और हाइड्रोजन क्लोराइड दोनों ही गैसीय यौगिक हैं। एक दूसरे से ये क्रिया करके अमोनियम क्लोराइड सफ़ेद धुआं बनाते हैं। उदाहरण के लिए इसको अभिक्रिया के रूप में, रासायनिक समीकरण के रूप में इसे कैसे लिखेंगे? अमोनिया NH3, अमोनिया NH3, हाइड्रोजन क्लोराइड HCl, और ये मिलकर के क्या बनाते हैं? NH4Cl, NH4Cl, अमोनियम क्लोराइड, अमोनियम क्लोराइड। अब यह 2 अभिकारक हैं जो मिलकर के एक उत्पाद का निर्माण कर रहे हैं। तो कौन सी अपक्रिया हो गई? संयोजन अपक्रिया, क्योंकि ये संयोग कर रहे हैं, मिल रहे हैं आपस में। तो संयोजन अपक्रिया स्पष्ट है। फिर एक बार मैं दोबारा इस बात को स्पष्ट करता हूँ। संयोजन अपक्रिया का मूल परिभाषा क्या बनी कि वह अपक्रिया जिसमें 2 या 2 से अधिक तत्व या यौगिक संयोग करके एकल उत्पाद का निर्माण करते हैं, संयोजन अपक्रियाएं कहलाती हैं। हम दूसरा अगर उदाहरण लें तो आपने देखा कार्बन और ऑक्सीजन का। कोयले को अगर हम जलाते हैं, कार्बन प्लस ऑक्सीजन के साथ अपक्रिया करता है तो हमारा कौन सी गैस बनती है? सभी लोग जानते हैं, CO2। तो यहाँ देखिए 2 अभिकारक हैं, मिल करके एक उत्पाद का निर्माण कर रहे हैं और ये हमारी कार्बन डाइऑक्साइड गैस बन रही है। ये है हमारी संयोजन अपक्रिया। अब आइए दूसरे बिंदु पर चलते हैं, वियोजन अपक्रिया। वियोजन अपक्रिया में किसी न किसी बाह्य कारक के कारण, जहाँ वियोजन शब्द पहले हम समझे, वियोजन का मीन्स अपघटन, अलग अलग होना, बट जाना। किसके कारण? किसी बाह्य कारक के द्वारा। अर्थात वे अपक्रियाएं जिसमें यौगिक बाह्य कारकों के प्रभाव द्वारा अपने अवयवी तत्वों या लघु यौगिकों में अपघटित हो जाता है, वियोजन अपक्रियाएं कहलाती हैं। ये वियोजन अपक्रियाएं भी बाह्य कारक के आधार पर 3 प्रकार की हो गई, क्योंकि पहला बाह्य कारक ऊष्मा, तो ऊष्मीय अपघटन। यदि दूसरा बाह्य कारक प्रकाश के कारण अपघटन हो रहा है तो प्रकाश अपघटन। और तीसरा बाह्य कारक विद्युत, अगर विद्युत के कारण अपघटन हो रहा है तो विद्युत अपघटन। अब हम इनका एक एक उदाहरण लेते चलें। पहले ऊष्मीय अपघटन। ऊष्मीय अपघटन का अगर परिभाषा हम अलग से बनाए तो क्या बन गई कि वह अपक्रिया जिसमें यौगिक ऊष्मा के द्वारा 2 या 2 से अधिक सरल पदार्थों में अपघटित हो जाता है, ऊष्मीय अपघटन कहलाती है। उदाहरण कैल्शियम कार्बोनेट, बहुत ही सरल उदाहरण हम इसका लेते हैं। कैल्शियम कार्बोनेट, सूत्र आपको पता होगा, CaCO3, और ये क्या करना है हमको? अपघटित हो रही, किसके कारण? ऊष्मा के कारण। हम इसको ऊपर लिख देंगे, ऊष्मा के कारण अपघटित होगी। और अपघटित होगी तो ये अलग अलग अपने ही यौगिकों में अपघटित होगी। और यहाँ यौगिक क्या बनेगा? सबसे पहले इसमें से निकलेगा CaO, कैल्शियम ऑक्साइड। क्या नाम है इसका? कैल्शियम ऑक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड। क्योंकि बचा क्या? देखिए Ca निकाल दो और एक ऑक्सीजन निकाल दो, तो CaO निकल गया और फिर क्या बचा इसमें? CO2, ऑक्सीजन के 2, CO2 जो क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड, और ये अभिक्रिया क्या हो गई? अपघटन हुआ।
एक यौगिक था जो दो उत्पादों में अलग अलग अपघटित हो गया। किस कारण से हुआ? ऊष्मा के कारण हुआ। तो इसलिए ये वियोजन अभिक्रिया है, अपघटन हो रहा है इसलिए वियोजन अभिक्रिया। किसके कारण हो रहा है? ऊष्मा के कारण हो रहा है, इसलिए ये कौन सी हुई? ऊष्मीय अपघटन। ऊष्मीय अपघटन। इसी प्रकार अगर हम दूसरी अभिक्रिया को लें तो उसका नाम क्या है? प्रकाश अपघटन। दूसरी अभिक्रिया का नाम अपघटन। यहाँ पर हम दें तो एक उदाहरण ले लेते हैं प्रकाश अपघटन के लिए। प्रकाश अपघटन के लिए अगर हम लेते हैं प्रकाश द्वारा, यहाँ पर अपघटन किसके द्वारा होना है? प्रकाश के द्वारा। तो प्रकाश के द्वारा जब अपघटन होता है तो उस अपक्रिया को क्या कहेंगे? प्रकाश अपघटन अपक्रिया। और इसके लिए हम उदाहरण लेंगे AgCl। AgCl को प्रकाश की उपस्थिति में यानी सोडियम सिल्वर क्लोराइड AgCl, और ये सिल्वर क्लोराइड ट्वाइस AgCl प्रकाश की उपस्थिति में, किसकी उपस्थिति में? प्रकाश की अपघटित हो जाती है दो अलग अलग अवयवों में। यहाँ अवयव क्या बनेंगे? यहाँ थोड़ा सा विचार करिए। एक बन गया Ag सिल्वर अलग बन गया, और दूसरा अवयव क्या बनना चाहिए? क्या बनना चाहिए? क्लोरीन, क्योंकि क्लोरीन ही इसमें दिख। Ag के दो ट्वाइस Ag, एक संतुलित समीकरण भी हो गया। और उदाहरण किसका बना? प्रकाश अपघटन की अभिक्रिया, क्योंकि यहाँ भी अपघटन हो रहा है। AgCl सिल्वर क्लोराइड जो है वो अपघटित हो रहा है दो अलग अलग अवयवों में, सिल्वर और क्लोरीन में अलग अलग। सिल्वर धातु और ये क्लोरीन गैस अलग। तीसरी प्रकार की जो अभिक्रिया है वो है हमारी विद्युत अपघटन। यानी विद्युत अपघटन को अगर हम परिभाषित करें तो फिर वही अपघटन है। कारक क्या है? विद्युत। यहाँ जो विद्युत के कारण अपघटन का अर्थात क्या है? वह अभिक्रिया जिसमें किसी भी यौगिक के जलीय विलयन में, किसमें? जलीय विलयन में विद्युत प्रवाहित करने पर वह दो या दो से अधिक सरल पदार्थों में अपघटित हो जाता है, तो इस अभिक्रिया को विद्युत अपघटन कहते हैं। इस क्रिया में जो धनायन है वो कैथोड पर और जो ऋणायन है वो एनोड पर एकत्रित होते हैं। बहुत साधारण तरीके से हम यहाँ अपने जलीय अम्ल का उदाहरण ले सकते हैं। जलीय अम्लीय जल का ट्वाइस H2 अम्लीय जल। अम्लीय जल में यदि विद्युत प्रवाहित करें, क्या करें? विद्युत प्रवाहित करें, अर्थात विद्युत अपघटन की क्रिया। विद्युत प्रवाहित करने पर क्या होगा? हाइड्रोजन अलग, हाइड्रोजन अलग और ऑक्सीजन अलग मुक्त हो जाएगी। समीकरण को संतुलित करने के लिए ट्वाइस H2 हाइड्रोजन हो गया, ऑक्सीजन। यानी जल जो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिल करके बना है वो अपने अपने अवयव हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में अलग अलग विघटित हो जाता है। किसके कारण? विद्युत प्रवाहित करने के होने के कारण। ये एक उदाहरण जलीय विलयन का, हमारे अम्लीय जलीय विलयन का। तो इस तरह से ये दोनों अभिक्रिया हुई, वियोजन अभिक्रिया की ऊष्मीय अपघटन, प्रकाश अपघटन और विद्युत अपघटन। जो तीसरी अभिक्रिया है हमारी विस्थापन या प्रतिस्थापन अभिक्रिया। अब यहाँ इसके नाम से स्पष्ट है, विस्थापन या प्रतिस्थापन अभिक्रिया वह अभिक्रिया जिसमें अधिक क्रियाशील तत्व, कैसा? अधिक क्रियाशील तत्व कम क्रियाशील तत्व के यौगिक से उस तत्व के परमाणु को विस्थापित कर स्वयं उसका स्थान ले लेता है, ग्रहण कर लेता है, प्रतिस्थापन अभिक्रिया कहलाती है। इस अभिक्रिया को भी हम दो प्रकार से इसको समझ सकते हैं। पहला एक एकल अभिक्रिया। एकल अभिक्रिया में हम इसका एक उदाहरण ले सकते हैं। यहाँ पर एकल अभिक्रिया में इसका उदाहरण लेंगे आपका कॉपर सल्फेट विलयन। किसके साथ? कॉपर सल्फेट विलयन CuSO। किसके साथ अभिक्रिया करें? आयरन के साथ। यहाँ आयरन जो है वो कॉपर से अधिक क्रियाशील है। आपने देखा होगा अधिक क्रियाशीलता का अर्थ क्या है? ज़्यादातर आपने लोहे की चीज़ों को देखा होगा जो जंग आसानी से लग जाती है। क्यों? क्योंकि वो आयरन अधिक क्रियाशील है, जबकि कॉपर धातु पर जंग नहीं लगती, क्योंकि कॉपर उतनी क्रियाशील नहीं है। यहाँ इसको समझ सकते हैं। तो जो आयरन है वो कॉपर से अधिक क्रियाशील है, आसानी से क्रिया कर देता है, तो ये अधिक क्रियाशील है। इसलिए अधिक क्रियाशील तत्व जो उससे कम क्रियाशील कौन है? Cu। तो ये इसको यहाँ से विस्थापित कर देगा, हटा देगा, और हटा देगा तो क्या करेगा? इसकी जगह खुद बैठ जाएगा जाके, यानी क्या बना देगा? देखो FeSO4
SO4 के साथ खुद बैठ गया और इसको हटा देगा, अलग कर देगा, यानी Cu अलग हो गया तो क्या हो गया, विस्थापित हो गया। क्या हो गया, विस्थापित। इसीलिए इस अपक्रिया का नाम क्या है, विस्थापन या प्रतिस्थापन अपक्रिया, और इसे हम कहते हैं एकल विस्थापन अपक्रिया। स्पष्ट हुआ ये। यहाँ पर हम और भी उदाहरण ले सकते हैं, जैसे जिंक का है। जिंक की अपक्रिया का आप ले सकते हैं CuSO4 के साथ, CuSO4, क्योंकि यहाँ भी जिंक भी कॉपर से अधिक क्रियाशील है, इसलिए यहाँ भी जिंक इसको हटा देता है SO4 प्लस कॉपर को मुक्त कर देता है। तो और भी आपके कई उदाहरण हैं, वो आप उसको ले सकते हैं। और उभय अपघटन अपक्रिया हम अगले वीडियो में आपके साथ शेयर करेंगे।